हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे वह हैं नंबर 1 उसका परिचय, रसायन विज्ञान का इतिहास, रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन अध्ययन का महत्व और द्रव्य का वर्गीकरण। तो आइए अब हम पढ़ते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य के निर्माण, गुणधर्म, संरचना तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अर्थात हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य के निर्माण, उसके गुण और उसकी संरचना तथा उसके मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषय हैं चट्टानें, खनिज, धातुएं, अधातुएं, जल, वायु, पौधे, जंतु, कार्बनिक पदार्थ, पृथ्वी, वायुमंडल इत्यादि। रसायन का इतिहास क्या है और रसायन के इतिहास में भारत की क्या भूमिका है? भारत में रसायन विज्ञान का आरंभ वेदों को लिखे जाने के समय से है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे वेद हैं वे विज्ञान पर आधारित हैं। हमारे वेदों में पीपल के वृक्ष की रक्षा करना भी बताया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीपल और बरगद ये वृक्ष ही ऐसे वृक्ष हैं जो दिन और रात अर्थात 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हमारे वेदों में रसतंत्र, धातु, धातुकर्म, द्रव्य का दहन, दहन अर्थात जलना आदि महत्वपूर्ण विधियां शामिल हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिन्हें पंचभूत कहते हैं। वो 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश। आपने अपने घर में भी सुना होगा कि हमारा शरीर 5 चीज़ों से मिलकर बना है और अंत में इसे 5 चीज़ों में ही मिल जाना होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में शव को जला देते हैं, जिससे वह अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी में मिल जाता है और उसकी अस्थियों को जल में विसर्जित किया जाता है, जिससे कि उसका शरीर 5 तत्वों में पुनः विलीन हो जाए। आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद में लौह, स्वर्ण, तांबा, सीसा, टिन जैसी धातुओं के निष्कर्षण की विधियां बताई गई हैं। यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हमारे जब वेद लिखे गए थे, उस समय भी हमारे ऋषि मुनियों को इन चीज़ों के निष्कर्षण या बनाने की विधियों के बारे में ज्ञात था। 500 ईसा पूर्व में आचार्य कणाद जिन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वैशेषिक, ने परमाणुवाद प्रस्तुत किया। इसके बाद भी कई अन्य ऋषियों जैसे सुश्रुत, भागवत, कौटिल्य, नागार्जुन आदि ने भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए। जैसा कि आप जानते होंगे, सुश्रुत जो हैं वो सर्जरी के विषय में बहुत बड़े ज्ञाता थे और ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत बड़े अस्पताल में उनकी मूर्ति भी लगी हुई है। भारत के ऋषियों तथा मुनियों द्वारा सर्वप्रथम रसायन के क्षेत्र में कार्य किए जाने के बाद भी हमारा प्रचार विश्व भर में संसाधनों तथा भाषा संबंधी कमियों के कारण नहीं हो पाया। और भारत के बाहर यानी विदेशियों का इसमें क्या अनुदान या योगदान था? रसायन के क्षेत्र में पहला प्रभावी कदम 350 से 1500 ईस्वी में अल्केमिस्ट ने उठाया, परंतु 2 वस्तुओं
जिसकी वह बहुत रुचिपूर्वक खोज करना चाहता था, वह था नंबर 1 अमृत। अमृत क्या होता है? वह काल्पनिक द्रव जो मानव को युवा तथा अमर बना सकता है। और दूसरा पारस पत्थर, वह पत्थर जो धातु को स्वर्ण में बदल सकता है। वह इन दोनों वस्तुओं की खोज करना चाहता था, परंतु वह इन दोनों वस्तुओं को खोजने में असफल रहा। वे इनकी खोज में बहुत रुचिपूर्वक कार्य कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने स्वर्ण का निष्कर्षण तथा कास्टिक क्षारों के निर्माण आदि का आविष्कार किया। रासायनिक विज्ञान का आधुनिक काल और लेबोइज़ियर नाम है इनका, आप इसमें स्पेलिंग सही कर लेना। लेबोइज़ियर, जो आधुनिक रसायन के पिता माने जाते हैं, ने प्रीस्टले द्वारा किए गए आविष्कार को प्रमाणित किया। रसायन विज्ञान की शाखाएं हम इसलिए बनाते हैं कि हम किसी भी विषय के अध्ययन में सरलता ला सकें या सरलतापूर्वक उसका अध्ययन कर सकें। रसायन के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसको कई शाखाओं में बांट दिया गया, जिनमें प्रमुख शाखाएं निम्न हैं। पहली शाखा है अकार्बनिक रसायन। रसायन की इस शाखा के अंतर्गत जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सभी धातुओं, धातुओं तथा उपधातुओं, उनके निष्कर्षण, गुणधर्म, यौगिकों तथा उनके निर्माण व गुणों का अध्ययन इसी शाखा में किया जाता है। नंबर दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बन का अद्वितीय गुण बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाना है। ये इसका अनोखा गुण है, ये बहुत अधिक संख्या में यौगिक बना लेता है। यह यौगिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न बेंजीन तथा उसके व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक, विटामिन आदि हैं। इन सभी यौगिकों का अध्ययन एक विशेष शाखा कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। और नंबर थर्ड है भौतिक रसायन। यह रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण एवं नियमों, अवधारणाओं, सिद्धांतों के द्वारा दिया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं में सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं में ऊर्जा के परिवर्तनों का अध्ययन भी इसी शाखा के अंतर्गत आता है। नाभिकीय प्रक्रियाओं तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन भी रसायन की इसी शाखा में किया जाता है। फिर है विश्लेषिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत ठोस, द्रव तथा गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक तथा मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस शाखा में पारंपरिक तकनीक के अतिरिक्त अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। फिर आता है जीव रसायन। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक क्रियाओं तथा जैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक भौतिकी। इस शाखा के अंतर्गत भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक रसायन। इस रसायन के अंतर्गत कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रा में निर्माण से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं तथा विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक मात्रा मतलब बड़ी मात्रा, अधिक मात्रा। फिर है कृषि रसायन। इसके अंतर्गत कृषि से संबंधित रसायन का अध्ययन किया जाता है। और अंतिम है औषधीय रसायन। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उनके इलाज से संबंधित औषधियों का अध्ययन किया जाता है। रसायन अध्ययन का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री क्या है? देखिए, नंबर 1, रसायन विज्ञान को जीवनोपयोगी विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर की आंतरिक क्रियाओं में इस विज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका है। पृथ्वी की समस्त ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, जो पिछले 5 अरब वर्षों से लगातार रोशनी तथा ऊष्मा दे रहा है। पेड़ पौधे उग रहे हैं, जीव जंतु चल फिर रहे हैं, बादल घुमड़ रहे हैं, आकाशीय बिजली चमक तथा कड़क है,
तो कहीं आंधी तथा तूफान अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और कहीं सुनामी की घटनाएं घटित हो रही हैं। इन सभी घटनाओं में रसायन ही अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। जो ठोस, द्रव अथवा गैस हो सकते हैं, परंतु सभी रसायन ही हैं। रसायन विज्ञान का संबंध हमारे दैनिक जीवन से है। पेन की इंक से लेकर सुबह की चाय, रोटी, कपड़ा और मकान, सभी में रसायनों की ही भूमिका है। उत्सवों तथा त्योहारों में रंग, मोमबत्ती, पटाखे में भी रसायनों का ही इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक है, वो भी रसायन का ही एक एग्जाम्पल है, और पॉलीथीन है, आप ये भी सब रासायनिक पदार्थों को मिलाकर ही बनाई जाती हैं। जिस वातावरण में हम रहते हैं वह भी विविध रसायनों से ही निर्मित है। फिर आता है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव्य के भौतिक वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, ठोस, द्रव तथा गैस। जैसा कि आप जानते ही होंगे, ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी आकृति, इसका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस अवस्था में अणु निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी अक्ष पर ही कंपन कर सकते हैं। अणुओं के सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे नमक, बर्फ, धातुएं। मरकरी के अतिरिक्त, अर्थात मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में सामान्य ताप पर रह सकती है। नंबर सेकंड है द्रव अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति निश्चित नहीं होती है, द्रव अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अधिक स्थान होता है तथा अणु द्रव की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करते हैं। अणुओं की गति के कारण द्रव उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेता है जिसमें वे रखे जाते हैं, जैसे जल, दूध, तेल, मरकरी आदि। मरकरी एक धातु है। और नंबर थर्ड है गैसीय अवस्था। जिस द्रव्य की ना तो कोई निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन, वह गैसीय अवस्था में कहलाता है। इसके अणु पूर्ण रूप से कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, इसलिए बाहरी दाब लगाकर गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि हम बहुत अधिक आयतन को भी संपीड़ित या कंप्रेस करके बहुत कम आयतन में कर सकते। इस प्रकार कम आयतन में गैस की अधिक मात्रा समाविष्ट की जा सकती है। इसी कारण गैस की ना तो निश्चित आकृति होती है और ना ही निश्चित आयतन, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस आदि। द्रव्य की तीनों भौतिक अवस्थाओं तथा अंतराण्विक दूरियों को चित्र में दर्शाया गया है। ये सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का चित्र है। इसमें जो सभी पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, और लिक्विड स्टेट में अपेक्षाकृत दूर हैं तथा गैसियस स्टेट में बहुत 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 ज़्यादा ही, बहुत अधिक दूर है। हम आशा करते हैं कि आपको यह विषय समझ में आया होगा।